चलिए आज हम लोग 67th बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आप लोगों को किन चीज़ पर फोकस करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोग सिविल सेवक बनने वाले हैं। आप ज़रा ध्यान दें, सुने बात को ध्यान से। हाँ, सिविल सेवक बनने वाले हैं तो कुछ क्वालिटीज़ को तो आप लोगों को एडॉप्ट करना होगा, परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि सफलता आपको प्राप्त करनी है, स्वयं के प्रयास से करनी है। और ये जानना भी ज़रूरी होता है कि हमें किस ढंग से, किस रणनीति के साथ पढ़ाई करें ताकि हम सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, आ रही बात समझ में। सिविल सर्वेंट बनना है ना। और ये सब जो कहावत होती है ना, होनहार विद्वान के होत चिकने पात, हाँ, ये सब कहावत सिर्फ कहावत है। जब जागो तब सवेरा, इसको अपने आप पर अगर आप लोग चरितार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके साथ होगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जागृत करनी है। तो 67वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें, इसमें क्या क्या पूछेगा, इन ये जो तमाम बातें वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, है कि नहीं। तो सब आप लोग जानते हैं कि ये जो बीपीएससी का एग्जाम होता है, 3 एग्जाम, 3 हर्डल है, जिसको अगर आप लोग पास करेंगे तो अपनी सफलता को आप, जो आपका टारगेट है उसे आप अचीव कर पाएंगे। एक को हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, प्रीलिम्स, जिसकी तैयारी आप लोग प्रारंभ करेंगे। दूसरे एग्जाम को हम लोग मेंस का एग्जाम कहते हैं या मुख्य परीक्षा कहते हैं, है ना। और तीसरा इंटरव्यू। ये तीनों एग्जाम, चूंकि आप लोगों को सिविल सर्वेंट बनना है, एक पीसीएस एग्जाम के थ्रू आप लोग उस जगह पर पहुंचोगे, है ना। तो ये जो तीनों एग्जाम है ना, इसके मर्म को समझना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है। एक क्वेश्चन होगा जिसके 5 ऑप्शंस होंगे। बिहार में बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है। नॉर्मली अदर स्टेट अगर आप देते हो स्टेट पीसीएस तो 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे आईएएस में भी 4 ऑप्शंस होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, लेकिन बीपीएससी में ट्रेंड है 5 ऑप्शन दिया जाता है। तो उसमें आपको जो सही ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना। 150 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। इसका एक कट ऑफ मार्क्स होता है। अगर आप वो अचीव करते हो तो आप पीटी पास करते हो। पीटी का मार्क्स आगे नहीं जुड़ता है, इसका एक कट ऑफ होता है जो आप अगर कवर कर लेते हो तो आप मेंस दे पाओगे। इसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। ये आपके एनालिटिकल अप्रोच को एग्जामिन करता है, मतलब आपके विश्लेषणात्मक क्षमता को का मूल्यांकन जो है वो मेंस एग्जाम में होगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव पैटर्न पे आपको लिखना है ना। और जब आप मेंस परीक्षा पास करते हो देन इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू इज नथिंग बट ए पर्सनालिटी टेस्ट। आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन बोर्ड के सामने, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाएगा। उस आधार पर मार्क्स, 120 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा बीपीएससी में। और ये जो एग्जाम होगा ये 900 मार्क्स का होगा। और ये दोनों का मार्क्स जुड़कर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, है ना। तो तैयारी जब भी शुरू करनी चाहिए तो पूरे कंपटीशन की तैयारी शुरू करनी चाहिए, ना कि हम पीटी पर बेस्ड तैयारी कर रहे हैं तो वो समय लेगा। क्योंकि आपके पास समय निर्धारित होता है ना। तो जब भी आप तैयारी शुरू करें तो तीनों एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार करें, है ना। तो आप चूंकि प्रारंभ करेंगे, आप प्रारंभ करेंगे प्रीलिम्स से ही। जहां मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। एक तो दिमाग में आता होगा इसको सामान्य अध्ययन क्यों कहते हैं, आप बताएं कि इसको सामान्य अध्ययन क्यों कहते हैं, या जनरल स्टडीज
क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में या मेंस या इंटरव्यू में इस विषय की सबसे अधिक महत्ता होती है? क्यों इसको सामान्य अध्ययन किया कहा जाता है? एक सोच में तो आपको आता होगा, बताएं। सर क्योंकि आप प्रशासन में जाते हैं तो आपको किसी एक विशेष डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि सभी तरीकों के डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, इसलिए क्या लगता है आपको? किसी और पे पकड़ नहीं है। हर एक क्षेत्र का हर एक क्षेत्र का उतना नॉलेज होना चाहिए कि मुझे किसी भी क्षेत्र में जाना हो तो मैं उतना समझ सकूं। देखो, इसको सामान्य अध्ययन इसलिए कहा गया है कि एटलीस्ट इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप लोग ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, है ना। हाउ मच यू आर कॉन्शियस, आप कितने सजग हैं, इसका मूल्यांकन जो होता है वो सामान्य अध्ययन से होता है। इसलिए इसका नाम पड़ा है सामान्य अध्ययन। ये आपके पर्सनैलिटी को भी पर्सनैलिटी कैसे लगता है, व्यक्तित्व कैसे बनता है? ज्ञान होगा तब तो व्यक्तित्व बनेगा ना। तो मैंने कहा कि ये आपके सजगता का मूल्यांकन है। आप अपने देश के बारे में कितना जानते हो, देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में कितना जानते हो। पृथ्वी है तो पृथ्वी के बारे में आपको जानकारी है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में आप जानते हो कि किस तरह से राष्ट्रपति का क्या काम है, प्रधानमंत्री का क्या काम है, संसद क्या होता है, हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी है ना। इकोनॉमी आप पढ़ते हो, बंद कीजिए उसको। इकोनॉमी आप भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड तथ्यों को पढ़ते हैं, है ना। तो ये तमाम चीज आप सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैंने कहा कि हाउ मच यू आर कॉन्शियस, दिस इज एग्जामिन बाय जीएस। अब फैन चल रहा है तो इस कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में बदल रहा है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? बॉडी के बारे में, आपके बॉडी के बारे में आपको ज्ञान है कि नहीं? व्हाट इज सेल? अगर कोई पूछे कि कोई डिप्टी कलेक्टर आप हैं या डीएसपी हैं, आप यही नहीं जानते कि किडनी कहाँ होता है या किडनी का काम क्या होता है, हाँ, ब्रेन क्या काम करता है, हमारा हार्ट क्या काम करता है, कोशिका किसको कहते हैं, टिश्यूज क्या है, ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। अभी देखो, अभी महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना है, क्या है ये, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, फंगस क्या होता है, ये सब एक सामान्य जानकारी है जो आप लोगों को आते होना चाहिए, है ना। तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज से रिलेटेड, वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो अवधारणा से क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट से। तो जो भी आप पढ़ेंगे उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है। और दूसरा तथ्य, फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो आप जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो भी विषय को पढ़ते हैं वहां आपकी अवधारणा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो आपको आते होना चाहिए। क्लियर हो रहा है बात, है ना। कंसेप्ट पर फोकस करना है। आप चाहेंगे कि सिर्फ तथ्य याद कर लें या किसी गाइड से हम 50 पॉइंट याद कर लेते हैं तो जीएस मजबूत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जनरल स्टडीज की जो आप तैयारी करते हो, प्रीलिम्स के लिए भी जो करते हो, वो आपको मेंस के एग्जामिनेशन में मदद करता है, आपको इंटरव्यू तक मदद करता है। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू जो आप देने जाओगे तो अगर आप सोशियोलॉजी से एमए हो या बीए हो तो सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, या हिस्ट्री से पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि आपके व्यक्तित्व को परखेगा। सामान्य अध्ययन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो जो भी आप जनरल स्टडीज के लिए भी पढ़ते हो वो दिमाग में ये रखना है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम क्रिएट कर रहे हैं अपने आप को और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जीएस जो आप यहाँ पढ़ते हो, मेंस में जो 600 मार्क्स का जीएस होगा, वहाँ की तैयारी में ये जीएस आपको बहुत मदद करने वाला है। वहाँ तो आपके एनालिटिकल अप्रोच को एग्जामिनेशन किया जाएगा, है ना। तो शुरू से जो आप पढ़ेंगे कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी आप लोग अडॉप्ट करेंगे। क्लियर है ये बात? आपको क्लियर है सबको? चलिए, कुछ नोट डाउन भी कर सकते हैं या आप लोग रिकॉर्ड करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करें कि सामान्य अध्ययन में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। इस बात को आप लोग जाने कि क्या पढ़ना है, ये जानना तो जरूरी है, और क्या आपको नहीं पढ़ना है ये जानना उससे अधिक जरूरी है ना। टाइम लिमिट है,
बिल्कुल आपको फोकस्ड होना है बीपीएससी 67वीं पे, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। रणनीति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि निर्धारित, जिसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट सही होना होगा। अगर वो हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। एक सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये तो जानिए कि जनरल स्टडीज में हम लोग पढ़ें क्या, क्या क्या आता है, किससे संबंधित विषय को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर जनरल स्टडीज। और एक बात आती है कि इतिहास क्यों, क्या है ये इतिहास? इतिहास ऐसी बीती घटनाओं का वर्णन होता है जिसका मानवीय महत्व है। और जनरल स्टडीज़ में इतिहास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के विषय में जानकारी होनी चाहिए। आज हमारे समाज में जो भी डिमेरिट्स हैं, चाहे वो जाति व्यवस्था हो या हम लोग धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर, जो भी वर्ग विभेदीकरण हम देखते हैं, वो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, आप जेन्युइनली जान पाएंगे। क्योंकि आप एक सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो आपका दायित्व है, आप एक आइडियल होते हैं समाज के लिए, है ना। या दिमाग में ये है कि बहुत पैसा कमाना है इसलिए जाना है, हाँ, रिश्वत वगैरह कमाना है इसलिए सिविल सेवक बनना है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर सेवा भाव होगा ना, आपको समाज के लिए कुछ करना है। जब आप जानोगे तब तो आप कर पाओगे, है ना। तो इतिहास पढ़ने से आप अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बारीकी से पहचान पाते हो। कोई घटना क्यों घटित होती है, अब कोई घटना हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है ना, उसका परिणाम क्या है। इन तमाम तथ्यों को जब आप जानते हो तो आपके अंदर जो एनालिटिकल अप्रोच है वो डेवलप होता है, आपके अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है ना। तो इससे आपका व्यक्तित्व का भी विकास होता है। तो जो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो ना, इंडियन हिस्ट्री का 3 पार्ट है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। और ये तीनों जो कालखंड का इतिहास आप लोग को पढ़ना है, प्रारंभ से लेकर जब से इतिहास की जानकारी है तब से लेकर टिल हर्षवर्धन के काल तक का जो इतिहास है, राजपूत काल से पहले तक का जो इतिहास है, वो हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत, है ना। स्टोन एज से लेकर आदि मानव के इतिहास से लेकर आप लोग जान पाइएगा कि मानव रूपी जो जानवर है, हम लोग जानवर ही तो हैं, लेकिन मानव रूपी जानवर अन्य जानवरों से अलग क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जो नहीं है उसको जानने की इच्छा और उत्कंठा, यही विकास को जन्म देता है, यही परिवर्तन को जन्म देता है। हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे, आज हम लोग सभ्यता का देखो कैसे कैसे विकास हो रहा है। हाँ, आज हम जैसा 10,000 साल पहले हम लोग का सामाजिक जीवन था, क्या आज वैसा है? हाँ, नहीं है ना, परिवर्तन आया है ना। तो मानव जीवन में सतत लगातार परिवर्तन आते रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हमारे सामाजिक स्वरूप में, राजनीतिक स्वरूप में, अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे परिवर्तन आया। इन तमाम पक्षों को हम लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे अगर हम लोग इतिहास की जानकारी रखते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास, जब से हमें इतिहास की जानकारी है, लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक का, 7वीं सदी तक का जो इतिहास है वो आ जाता है प्राचीन भारत के अंतर्गत, ठीक है। राजपूत काल से लेकर औरंगजेब की मृत्यु, मतलब 1707 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो आता है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत।
समझ रहे हैं बात को। और आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है उसको हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है बीपीएससी का, ये देखा गया अब तक जो भी ट्रेंड है उसमें देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इतिहास से होता है वो आधुनिक भारत से पूछा जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आधुनिक भारत से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान दें, इन दोनों को छोड़ दें, है ना। आपको अपने आप को भीड़ से अलग करना है ना। तो आपके लिए हर एक सेक्शन जरूरी है और उस पर आपकी पकड़ होनी भी बहुत अधिक जरूरी है। प्राचीन भारत से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मध्यकालीन भारत से भी सबसे अधिक आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग जो, और ये भी देखा गया कि 150 क्वेश्चन जो होता है उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से आता है। ये 30 से लेकर 50 क्वेश्चन तक देखा गया है कि भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इस विषय को तो बहुत गहराई से हमको पढ़ना है सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है। तो भारतीय इतिहास से संबंधित बातें समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि जनरल स्टडीज में दूसरा किस सेक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। पिछले 2-3-4 सालों से ये ट्रेंड देखा जा रहा है। पहले बीपीएससी के एग्जाम में भारतीय अर्थव्यवस्था से 1 या 2 प्रश्न आते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन भी भारतीय अर्थव्यवस्था से आ रहा है ना। तो और इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जनरल स्टडीज के लिए, है ना। अर्थव्यवस्था के, भारत के अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है आप लोगों को इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। समझ में आ रही है बात। सबसे पहले तो ये जानना है कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। हर एक देश की जो आर्थिक प्रणाली होती है ना, जो आर्थिक गतिविधियों का जो संपादन होता है एक सिस्टम के तहत होता है जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और संपूर्ण विश्व में 3 तरह की ही अर्थव्यवस्था है, एक कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और आप लोग के देश में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ना। अर्थव्यवस्था के कई स्टेजेस होते हैं। अर्थव्यवस्था जैसे कई सेक्टर्स होते हैं, 3 सेक्टर हैं नॉर्मली, हालांकि सर्विस सेक्टर में 2 सेक्टर और जोड़ दिया गया है जिसके बारे में आपको जानना है ना। जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था के जितने भी डायमेंशंस हैं, जैसे गरीबी है ना, बेरोजगारी है, इन सब के विषय में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप है, प्लानिंग के बारे में। पहले पंचवर्षीय योजना सब होता था ना, अब नीति आयोग आ गया है। पहले योजना आयोग था, है ना। जो पंचवर्षीय योजना, आप लोग को ये भी जानना है कि पहली बार पंचवर्षीय योजना किस देश में आया, जिसको गॉस प्लान कहते थे, रसाल में आया था सबसे पहले, है ना। हमारे देश में भी योजना आयोग की स्थापना हुई जो 5 वर्षों के लिए एक योजना क्रियान्वित करती थी, योजना आयोग, है ना। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना होगा, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा, जो फिनेंशियल मार्केट है ना। फिनेंशियल मार्केट 2 तरह का होता है। एक जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जहाँ पैसे का लेन देन करते हैं उसको हम लोग मनी मार्केट कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पैसे का लेन देन होता है उसको हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। शॉर्ट टाइम का अभिप्राय है 1 दिन से लेकर 364 दिन तक, और लॉन्ग टर्म का है 1 साल से अधिक के लिए जहां पैसे का लेन देन होता है। तो हम लोग जानेंगे इसके जितने भी डायमेंशंस हैं सब के बारे में, बैंक के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, है ना। बैंक का बिजनेस कैसे चलता है। आप बैंक में अकाउंट है बच्चा, अभी तक नहीं खुलवाई हो? हाँ, कितने तरह का अकाउंट होता है बैंक में? हाँ, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, है ना। और बैंक समाज सेवा के लिए थोड़ी आया है, बैंक बिजनेस के लिए आया है, सर्विस सेक्टर का हिस्सा है ये, है ना। तो बैंक का बिजनेस कैसे चलता है? आपके सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट से चलता है क्या? उस पैसे से नहीं चलता,
उसका चलता है किससे? फिक्स डिपॉजिट से, रैकरिंग डिपॉजिट से, जिसको वो इन्वेस्ट करता है ना। ये सब चीज़ आपको जानना होगा। क्या है CRR, SLR क्या है, बैंक रेट किसको कहते हैं, रेपो रेट किसको कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसको कहते हैं, इन तमाम पक्ष को आप लोगों को जानना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री जो होता है ना, किसी भी देश के इकोनॉमी का बैकबोन होता है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हमारे देश में हुआ? जब हमारा देश, आप लोग जानते हो ना, एक लंबी गुलामी का दौर था, 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन हम लोग रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, देश का विभाजन भी हो गया था। एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे देश के जो राजनेता थे, जो विद्वान लोग थे, उन लोग के सामने कि किस तरह की आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाए, कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। हम लोग फूड क्रॉप के मामले में भी डिपेंडेंट थे, दूसरे देश से अनाज मंगवाते थे, है ना। तो कैसे इन सब समस्याओं से कैसे, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज बने। इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस 1948 में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था होगा वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। इन तमाम बातों को आपको, इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना होगा अर्थव्यवस्था में भी। आ रही है बात समझ में? हाँ, बजट के बारे में है, हर एक साल बजट आता है, रेल बजट आता है, जो सामान्य बजट है वो भी आता है। बजट के कई उसके जो टर्म्स हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है ना, बजट क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो आप जानेंगे इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, और यहाँ से बहुत अच्छा खासा प्रश्न आता है। कृषि देखो, हमारे अर्थव्यवस्था का मूलाधार तो एग्रीकल्चर है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी क्या है कि जो तीनों क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, अभी आपके देश के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान टर्शियरी सेक्टर का है। प्राइमरी सेक्टर अभी मजबूत नहीं है। तुम कंपैरिजन कर लो एक डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका से हम लोग कंपेयर करते हैं। अमेरिका में इंडिया का लगभग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लगभग 65% पॉपुलेशन डिपेंड है किस पे? एग्रीकल्चर पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर? अमेरिका का 1% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। इंडिया से 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन अमेरिका करता है। अंतर समझ में आ रहा है? हमारा देश डेवलपिंग कंट्री क्यों है और अमेरिका डेवलप्ड कंट्री क्यों है? प्रोडक्शन 4 गुना है, लेकिन पॉपुलेशन का डिपेंडेंसी 1% है अमेरिका का एग्रीकल्चर पे। तो प्राथमिक क्षेत्र में विकास होना बहुत जरूरी है। इन सब मर्म को, इन सब बातों को, अर्थव्यवस्था के बातों को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये जानना ही बहुत जरूरी है। ऑफिसर बनने वाले हो, कल जब आप ऑफिसर बनोगे, इन सब क्षेत्र में जानकारी होगी तब आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, है ना। बात समझ में आ रही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है जनरल स्टडीज के लिए। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत हो रही है समझने में? हाँ, नेशनल इनकम बात करते हो, हमेशा देखते हो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक थे, जिन्होंने, जो यूएनडीपी से, यूएनओ का एक विंग है यूएनडीपी, उससे जुड़े हुए थे, उन्होंने एक नया निकाला इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सब के बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। क्या है ये? हाँ, आर्थिक समृद्धि किसको कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ रेट को नॉर्मली इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीवन स्तर में जो गुणात्मक जो वृद्धि होती है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। उसको कैसे, उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग जीडीपी ग्रोथ रेट से माप सकते हैं। इन सब बातों को माइन्यूटली आप लोगों को समझना है। नेशनल इनकम कहते हैं एनएनपी को, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कैसे निकालते हैं? ये सब एक सामान्य बात है, बहुत आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है, जो अगर आप समझ जाओगे, समझ के पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं, है ना। तो इन सब बातों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व ही नहीं बनना है, बल्कि सफलता के मार्ग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह ये ज्ञान करने वाला है। और ज्ञान जो है बच्चों, ज्ञान रटने की चीज़ नहीं होती, ज्ञान आत्मसात करने की चीज़ होती है ना।
आत्मसात करोगे तो वो आपका बन के रहेगा, नहीं करोगे एक कंपायर रट लेते हैं, 100 बार रटेंगे तो याद हो जाएगा, आज याद करोगे 2 घंटे के बाद भूल जाओगे। अगर अवधारणा क्लियर है, हिस्ट्री ही पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़े हड़प्पा सभ्यता, उसका नगर निर्माण योजना, आंख बंद किए तो आपका पूरा फिगर आ जाना चाहिए। नगर निर्माण योजना चतुर्भुजाकार आकार में हड़प्पा का नगर होता था, पश्चिमी भाग को गढ़ी कहते थे, हाँ टीला कहते थे, दुर्ग सिटाडेल, पूर्वी भाग को निचला शहर जहाँ सामान्य आदमी रहता था, पश्चिमी भाग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। पूरे नगर को पक्की ईंट के दीवार से घेरते थे क्योंकि नदी घाटी सभ्यता थी, बार बार बाढ़ आता था, इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे घेरा गया था। हाँ, मकान 1 मंजिल 2 मंजिल होता था, कई कमरे होते थे, खिड़कियाँ नहीं होती थी, किवारों की संख्या अधिक होती थी, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती थी, आंगन होता था, आंगन में रसोई घर होता था, गुसल खाना होता था, शौचालय होता था, आंगन में कुआं होता था, घर का मेन गेट जो होता था सामने मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गली की ओर। ये सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में छपा हुआ है, आप कभी भूलोगे नहीं, भूल सकते। इसलिए कंसेप्ट को हमेशा अडॉप्ट करने का, आत्मसात करने का प्रयास करेंगे तो फैक्ट्स अपने आप याद होगा। चाहे कोई भी सेक्शन हो जनरल स्टडीज का, उसको आत्मसात करना है, वो आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा, है ना। तो हम लोग 2 सेक्शन देखे अभी तक। पहला इंडियन हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाता है। दूसरा इंडियन इकोनॉमी, ये भी कोर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है जीएस में। अब हम लोग इसके तीसरे सेक्शन को देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन पॉलिटी। भारतीय राजव्यवस्था। तुम्हारे देश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो सिस्टम है शासन करने का, उसके बारे में तो तुमको जानकारी होनी ही चाहिए ना। हाँ, क्योंकि तुम भी शासन के अंग बनने वाले हो, उसी की तैयारी तुम लोग कर रहे हो। चाहे राजतंत्र हो या डिक्टेटरशिप हो या लोकतंत्र हो, शासन की जो भी पद्धति हो, शासन के 3 ही अंग होते हैं। एक जो कानून बनाती है, हाँ, जिसको विधायिका कहते हो, लेजिस्लेशन कहते हो। दूसरा जो उस कानून का क्रियान्वयन करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है, जो एक्सिक्यूटिव बॉडी कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। और तीसरा न्यायपालिका, जुडिशियरी सिस्टम। राजतंत्र में राजा में ही तीनों पावर वेस्ट होता था। जब आधुनिक युग आया, प्रबोधन युग आया, रूसो, कांट, हाँ जैसे लोग, वॉल्टेयर जैसे लोग, हाँ जो लोग सेपरेशन ऑफ पावर पर फोकस किए, उन्होंने बताया कि अगर एक ही व्यक्ति में सारी शक्ति रहेगी ना तो अराजकता आती है ना। तो जब लोकतंत्र का कंसेप्ट आया तो हमारे देश में क्या है, ये तीनों जो अंग हैं वो चेक एंड बैलेंस के तरह है, रोक और संतुलन की नीति के तहत शासन का तीनों अंग स्वतंत्र है। एक कानून जो बनाती है, दूसरा जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करती है, और तीसरा जो न्यायपालिका है। तुम लोग भी कार्यपालिका का अंग बनने वाले। हाँ, अपने देश के शासन व्यवस्था के बारे में जानना है, हमारे देश के संविधान के बारे में जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है। संविधान, डिसिप्लिन तो चाहिए ना भाई, परिवार में भी चाहिए, समाज में भी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए, देश में भी चाहिए ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में आज़ादी के पहले से ही संविधान सभा का गठन हो चुका था और एक लंबी प्रक्रिया के बाद भारत का संविधान बना। इन सारी बातों को हम लोगों को जानना होगा, भारतीय संविधान के बारे में जानना होगा। भारतीय संविधान, जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, आधुनिक संविधान निर्माण की प्रक्रिया, वो ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गई थी। और ये शुरू हो गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, है ना। नॉर्मली 10-10 साल पर एक्ट आता था, ठीक है। बाद में जब फ्रीडम स्ट्रगल जब अपने चरम पे था और मांग हो रही थी, स्वाधीनता की मांग हो रही थी, स्वराज की मांग हो रही थी, तब देश में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश का संविधान 22 भाग हैं इसके। तो उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या है नागरिकता का प्रावधान। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का है प्रचलन,
है ना, उसको लेकर 5 से 11 में नागरिकता के बारे में दिया गया है, 1 से 4 में जो राज्य के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है ना। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, केंद्र के बारे में, राज्य के बारे में, जुडिशरी सिस्टम के बारे में, इन सब के बारे में दिया हुआ हमारे संविधान में। तो उसका नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। भारतीय राज व्यवस्था, कैसे हमारा देश का शासन व्यवस्था चलता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग भी है, आप लोग उसका पार्ट बनने वाले हो, मजेदार है ना, जानना, मजे के साथ जानना है, ठीक है। तो यहां से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रही है बीपीएससी में नॉर्मली, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यह सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यहां जो आप तैयारी करोगे तो मुख्य परीक्षा में आपको काफी मदद मिलेगी। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग जाने इंडियन पॉलिटी के बारे में, तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आइए, ज्योग्राफी, भूगोल कहते हो जिसको तुम लोग, लेकिन बाकी में तुमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन भूगोल जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है। भूगोल में ये दोनों सेक्शन हम लोग को पढ़ना है बच्चों, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और इंडियन ज्योग्राफी भी। लेकिन जो ट्रेंड है ना, इंडियन ज्योग्राफी से अधिक प्रश्न आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से अधिक इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन आते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिलेबस में है तो हमको जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ज्योग्राफी का जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, अब पृथ्वी की ही उत्पत्ति के संदर्भ में जब हम लोग बात करेंगे, आप लोग जानते हैं लगभग 6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 70% भाग में जल था, जो एक ही जगह था, हाँ, स्थल एक जगह था। अब है ऐसा? क्या घटनाएं घटनी है पृथ्वी के अंदर भाई? कहता है कि माउंट एवरेस्ट टेथिस सागर के नीचे था, आज विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो गया। इसका मतलब कई गतिविधियां पृथ्वी पर हो रही हैं। हम देखते हैं कि कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं मोरदार पर्वत है तो कहीं भ्रंशोत पर्वत है, हाँ, कहीं रेगिस्तान हो गया है। नॉर्मली तुम देखोगे किसी भी जो कंट्री का पश्चिमी हिस्सा में तुम देखोगे रेगिस्तान है, चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया में जाके देख लो रेगिस्तान, ग्रेट बैरियर को, या तुम इंडिया में देख लो, है ना, पश्चिमी हिस्से में। ये क्यों होता है? ये यही इसी को जिज्ञासा कहते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, कैसे भूकंप आया, भूकंप कहाँ आता, उसका केंद्र क्या होता है, कितने तरह की तरंगे होती हैं, ज्वालामुखी क्या है ना, पूछ देगा। स्ट्रोम्बोली सुना है नाम? स्ट्रोम्बोली का नाम सुना है? कभी सुना है स्ट्रोम्बोली? हाँ, लाइट हाउस ऑफ मेरिडियन सी कहते हैं इसको, हाँ, कहते हैं ना। क्या है वो? ज्वालामुखी है, सागर के बीच में, उससे हमेशा जो निकलते रहे लाइट फैला हुआ लगता है, उसको कहते हैं हम लोग लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, है ना। तो इन सब के बारे में एक सेक्शन हो जाता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आप चट्टान के बारे में जानोगे, पर्वत के बारे में, नदी तंत्र के बारे में, कैसे बनता है, झील के बारे में, है ना, द्वीप के बारे में, ये सब के बारे में आप जानोगे फिजिकल ज्योग्राफी में, है ना। उसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना है आप लोगों को। यहां से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, हाँ। जैसे कोई भी मेटल है, गोल्ड है, वर्ल्ड में भी गोल्ड कहाँ मिलता है और इंडिया के संदर्भ में भी, भारत में भी जानना है आपको। एग्रीकल्चर को अब पूछ देगा कि चावल उत्पादन में पहला नंबर पर कौन देश है, या कॉफी उत्पादन में पहले नंबर पर कौन सा देश है, या चांदी कहाँ होता है, किसी भी मेटल के बारे में पूछ सकता है जो इंपॉर्टेंट मेटल है। उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बंदरगाह के बारे में, पोर्ट के बारे में, सी रूट के बारे में, इन सब के बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। सोशल ज्योग्राफी से भी, जो पॉल्यूशन, जो आजकल सबसे, हमारा पृथ्वी लगातार गर्म हो रहा है, पर्यावरण संकट के दौर से गुजर रहा है ना। कार्बन उत्सर्जन पर पूरा विश्व बैठक कर रहा है। हालांकि जो डोमिनेंट कंट्रीज है वो अपने प्रभाव से, जो डेवलपिंग कंट्री है उसको, उस पर ज़्यादा दबाव डाल रहा है। ये सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन वही लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका एक गलत प्रभाव पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट पे, है ना।
बात सही नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है? नहीं, है निश्चित रूप से है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ सबसे अधिक है वहाँ उससे अधिक पॉल्यूशन हो रहा है। और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्री है उन सब में इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्वियस है कि अधिक है। सर जापान बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पे तो क्लीन एनर्जी बहुत ज़्यादा है जापान। हाँ, वो थोड़ा कंसर्स है। जापान बहुत छोटा देश है, आपके बिहार से भी छोटा है। व्यवस्था बहुत तगड़ी है उसकी। हाँ, तगड़ी है। एशिया में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये डिस्कशन का मुद्दा है। अब हम लोग बैठ के डिस्कस, अभी जहाँ पे हम फोकस हैं बस वहीं पे हम लोग बात करें, है ना। तो ये सब क्लियर करेंगे, ये सब जो है उसको हम समझा देंगे आपको, मैंने ऐसा क्यों कहा, है ना। तो जो कार्बन उत्सर्जन की जहाँ तक बात है, आज अमेरिका जो बैन लगा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, ठीक है, उसके सामने तो एक जो विकासशील या अविकसित देश है उसके सामने मजबूरी भी है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वो इस दिशा में सार्थक कदम उठा सकता है, अपने यहाँ पहले बैन लगा के, है ना। जो हम लोग बताएंगे, जो इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो बैठक हुई है वहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया है, क्या मुद्दा रहा है, इन सब पर भी डिस्कशन होगा, है ना। यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो पॉल्यूशन निश्चित रूप से हमारे यहाँ देखो, भारत में ही देखो, आज कानपुर में जितना भी चमड़ा का फैक्ट्री उसका गाज गिरता है तुम्हारा गंगा नदी में। आज अमेरिका में किसी नदी में तुम कचरा फेंक दोगे तो अरेस्ट हो जाओगे। और तुम्हारे देश में इंटेंशनली जो कचरा है, जो गटर का पानी है, वो नदियों में बहाया जा रहा है। नेचुरल एसेट के प्रति हम लोग इतने निरीह हो चुके हैं और बिल्कुल अक्रिय है, जबकि बहुत इन सब चीज़ों को संभाल के रखना, जो नेचुरल एसेट है, पेड़ कटे जा रहे हैं लगातार, है ना। जो जंगल का जो प्रतिशत है हमारे देश में लगातार घटता जा रहा है ना। इन सब का एक कुप्रभाव पड़ता है जो आप लोग को ज्योग्राफी में पढ़ना है। मेरे कहने का यहाँ तात्पर्य है कि ज्योग्राफी में इन सब बातों को भी आपको पढ़ना है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी सेक्शन से पूछा जाता है बीपीएससी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी और इंडियन ज्योग्राफी से भी। चलिए अब हम लोग देखेंगे भाई साइंस। यहाँ स्टूडेंट लोग बहुत नर्वस हो जाता है, खासकर वो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है। तो साइंस नहीं पढ़े अगर आप इंटर में या ग्रेजुएशन के स्तर पर, तो वहाँ घबराना नहीं है, क्योंकि आपको उस स्तर का साइंस नहीं पढ़ना है। एक नॉन साइंस स्टूडेंट को जितनी जानकारी साइंस की होनी चाहिए वही गेन करना है आपको यहाँ। अब फिजिक्स ही पढ़िए, इसमें तीनों सेक्शन साइंस का पढ़ना है। फिजिक्स जहाँ से नॉमिनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। केमिस्ट्री, बायो, जो ट्रेंड है नॉर्मली बायोलॉजी से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। बीपीएससी में खासकर केमिस्ट्री से भी अच्छा खासा प्रश्न आता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल, नॉन मेटल से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। और जो इसको सामान्य रूप से आप लोग को जानना चाहिए, एटम के बारे में, परमाणु के बारे में, को मेटल क्या क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इन सब के बारे में एक सामान्य नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, है ना। फिजिक्स में भी अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, क्या इसको समझना एक नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए टफ है क्या। हम पेन यहाँ रख दिए हैं, ये तब तक अपने ही उसी अवस्था में रहेगा ना जब तक कोई बाह्य बल लगकर इसमें कोई परिवर्तन ना लाए। मतलब हर एक वस्तु में वो गुण होता है जिसके कारण वो अपने पूर्व स्थिति को मेंटेन रखना चाहती है, जिसको हम एनर्सिया कहते हैं। एनर्सिया भी दो तरह का होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व, है ना। तो पहला नियम तो यही कहता है। दूसरा नियम कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण बल के समानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। तो हम लोग बल के बारे में जाने, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करती है या करने की चेष्टा करती है। हम दीवार को ठेल रहे हैं, अगर मान लो तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, नहीं बल तो लग रहा है ना बल जी। तो कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, इन सब के बारे में, एनर्जी के बारे में। फैन में कौन एनर्जी किस एनर्जी में बदल रहा है, लाउड स्पीकर में जो आवाज आता है, माइक में बोलते हो लाउड स्पीकर से बड़ा आवाज आता है, कौन एनर्जी